हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन डिस्कस कर रहे थे जो डिजीज कंडीशन है सारी वो की। तो अब उससे रिलेटेड दे रखा है कि इन सब डिजीज़ के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। जैसे अलग अलग केस हैं डिजीज़ के कि कुछ एयरबोर्न डिजीज़ हैं जो स्नीजिंग से ड्रॉपलेट की हेल्प से अगर एयर में एरोसोल रिलीज हो जाएं इन्फेक्टेड पर्सन के तो वो ऐसे फैलती हैं। कुछ वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं जो वेक्टर की हेल्प से ट्रांसमिट हो जाती हैं 1% टू अनदर पर्सन। कुछ कंटेमिनेटेड वाटर फूड उससे जल जा रही हैं। तो उनके लिए अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं प्रिवेंट करने के। तो एक तो कह रहा है उसमें क्या इसेंशियल है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। वो इम्पोर्टेंट है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्टिशियस डिजीज। कि उनमें पर्सनल और पब्लिक लेवल की हाइजीन नेसेसरी है डिजीज़ को स्प्रेड से रोकने के लिए। और पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कीपिंग द बॉडी क्लीन, कि बॉडी प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। और साथ में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो वाटर कंडीशन फूड वाली वो कैसी होनी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो ये चीज़ें आती हैं पर्सनल हाइजीन में कि जो जो फूड इनटेक हम कर रहे हैं, वाटर इनटेक कर रहे हैं, वो क्लीन होना चाहिए। दूसरा, हम अपनी खुद की भी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें, तो ये पर्सनल हाइजीन के अंदर है। दूसरा, पब्लिक हाइजीन भी होनी चाहिए। पब्लिक हाइजीन में क्या क्या इंक्लूड है कि प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट या एक्सक्रीटा जो भी जनरेट हो रहा है हाउस होल्ड में, और वो सारा उसका प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, पूल, सेसफोल, टैंक्स। तो ये जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं उन सब का प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, डिसइंफेक्शन होना चाहिए, टाइमली, टाइम टू टाइम वो होना चाहिए, वो भी नेसेसरी है। जो भी सोर्स हैं जिनसे हम वाटर कंज्यूम कर रहे हों, पानी का इनटेक कर रहे हैं, वाटर इनटेक कर रहे हैं। इसके अलावा ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग। पब्लिक केटरिंग्स जो जितनी भी हैं उनमें भी जो बेसिक स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस हैं फूड से रिलेटेड वो फॉलो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक हाइजीन के अंदर इंक्लूड हैं कि प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का, पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए, डिसइंफेक्शन करना चाहिए जो भी अपने वाटर रिजर्वोयर हैं, टैंक्स वगैरह हैं उन सब का। और साथ साथ में अगर पब्लिक केटरिंग है तो उससे रिलेटेड लोगों को जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हैं हाइजीन की वो प्रॉपरली फॉलो करनी चाहिए। और ये सारी मेजरमेंट जो पर्सनल हाइजीन वाली हैं और पब्लिक हाइजीन वाली हैं ये ज़्यादा इसेंशियल किस केस में होती हैं कि दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली इसेंशियल व्हेन द इन्फेक्शन एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। सच एज कौन सी डिजीज की कंडीशन कि ये जब कब ज़्यादा ज़रूरी है, अब ऐसी डिजीज कंडीशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर से फैल रही हों। जैसे कौन सा केस है, टाइफाइड वाला केस है, अमोइबिएसिस वाला केस है, एस्केरिएसिस वाला केस है। तो इन सब के अंदर जो ट्रांसमिशन का मोड है, तरीका है, वो कौन सा ही है, या तो कंटेमिनेटेड फूड से फैलेगा या कंटेमिनेटेड वाटर से फैलेगा। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए पर्सनल और पब्लिक हाइजीन बेसिकली मेंटेन करनी ज़रूरी है रिलेटेड टू फूड एंड वाटर। तो वो प्रिवेंट करने के लिए ये तरीका है। उसके बाद आता है कि इन केस ऑफ एयरबोर्न डिजीज, ये तो कौन सी थी, कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर से। इसके बाद आती है एयरबोर्न डिजीज जितनी भी हैं, जो एयरबोर्न डिजीज ड्रॉपलेट से फैल रही हैं। जैसे कौन सा केस हो गया, निमोनिया वाला केस हो गया या कॉमन कोल्ड वाला केस हो गया। तो इन केस के एयरबोर्न वालों में क्या करना पड़ेगा, मेन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं वो क्या है कि इन एडिशन टू अबव मेजर्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। कि कुछ टाइम के लिए उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है और उनके आसपास के वाले हैं, घर वाले हैं, उनके साथ जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो कुछ टाइम के लिए प्रिवेंट करना चाहिए। और उनकी जो भी वो इन्फेक्टेड पर्सन चीज़ें यूज कर रहा है उनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे आप एयरबोर्न डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। उसके बाद आता है फोर डिजीज सच एज मलेरिया, फिलेरिएसिस जो था, एलिफेंटिएसिस, जो कैसे ट्रांसमिट हो रही थी, दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर। तो इन जिनमें इंसेक्ट एज ए वेक्टर का रोल प्ले कर रहा था, ट्रांसमिशन एजेंट का रोल प्ले कर रहा था, एक 1% टू अनदर पर्सन डिजीज को स्प्रेड करने में रोल प्ले कर रहा था, उनको कैसे प्रिवेंट करेंगे रिलेटेड टू लाइक मलेरिया एंड फिलेरिएसिस। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर क्या है, इज़ टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर।
एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस। कि इस केस में जैसे मलेरिया कोज तो कौन कर रहा है, प्रोटोजोआ एक प्लाज्मोडियम वो कोज कर रहा है। ऐसे ही एलिफेंटिएसिस फिलेरियसिस वो कौन कर रहा है, एक हेलमिंथिस है विचेरिया वो कोज कर रहा है। लेकिन इन दोनों के एक पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होने का रीज़न कौन रहता है, एक वेक्टर। जैसे कोई भी मॉस्किटो यूज हो रहा है, मलेरिया वाले केस में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, इस वाले केस में क्यूलेक्स मॉस्किटो है, तो वो इनको वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर हम उस वेक्टर को ही एलिमिनेट कर दें, उसको ही कंट्रोल कर लें, उसका ब्रीडिंग स्पेस है जितना भी वो सारा हम ख़त्म कर दें कि वो वेक्टर ग्रो ही नहीं कर रहा, उसका ब्रीडिंग स्पेस ही हमने ख़त्म कर दिया, तो अगर उसका वेक्टर नहीं होगा डिजीज़ का, कैरियर ही नहीं होगा, तो वो डिजीज़ वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं ट्रैवल कर पाएगी। तो ऐसे भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे इंसेक्ट वेक्टर बोर्न डिजीज जितनी है वेक्टर बोर्न, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है कि आप किसको कंट्रोल कर लो या एलिमिनेट कर दो, जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट करवाने में हेल्प कर रहा है, कौन, वेक्टर। तो वेक्टर को एलिमिनेट कर दो, उसके ब्रीडिंग प्लेस को सारे को स्पेस को ख़त्म कर दो, तो एक पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट डिजीज नहीं होगी। अब ये ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि वेक्टर की हम पॉपुलेशन कम रखें, उसको एलिमिनेट कर दें, कंट्रोल रखें। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर, कि कहीं भी घरों के आसपास पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर वैसा पानी है तो वो कैसे रोल प्ले करेगा, उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का रोल प्ले करेगा। तो स्टेगनेशन ऑफ वाटर प्रिवेंट करनी है, एंड अराउंड रेजिडेंशियल जो अपने घर वाले एरिया हैं इनके आसपास कहीं पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, जो अपने घरों में कूलर्स हैं तो उनकी भी रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। तीसरा, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, कि मॉस्किटो का नेट यूज करना चाहिए, तो भी वो वेक्टर आएंगे नहीं, ट्रांसमिट नहीं होंगे। चौथा, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ फिशेज लाइक गैम्बूसिया इन पोन दैट फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वा। तो ये गैम्बूसिया फिश क्या करती है, ये उनके लार्वा पे फीड करती है, मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं उन पे फीड करती है। तो अगर इस फिश को हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप आसपास कोई पॉन्ड है, कोई और स्टेगनेंट पानी का सोर्स है, तो वहाँ अगर गैम्बूसिया फिश इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगी, सारों को ख़त्म कर देगी। तो उसके इंट्रोडक्शन से भी हम ब्रीडिंग स्पेस ख़त्म कर सकते हैं वेक्टर का। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिजीज ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प, जो घरों के आसपास एरिया बन जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम है अपना जो भी, उनमें अगर इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रेइंग करें विद टाइम टू टाइम, वो भी ज़रूरी है। और इसके अलावा इन एडिशन डोर्स एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो, कि मॉस्किटो घर में एंट्री ना कर पाए। तो अपने जितने भी घर में विंडोज़ हैं, डोर हैं, वो सब वायर मैश से कवर होनी चाहिए, सो दैट उसकी एंट्री हम प्रिवेंट कर पाएँ ज़्यादातर टाइम के लिए। तो ये सारी इम्पोर्टेंट हैं कौन सी डिजीज़ के लिए, जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं। और फिर एक पॉइंट कर रहा है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्पेयर इंसिडेंट हो। ये सारी जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि आज के टाइम में रिसेंटली वाइड स्पेयर हो रहा है किसका इंसिडेंट, वेक्टर बोर्न डिजीज़ का। कौन सी वेक्टर बोर्न डिजीज़, जैसे कौन सा मॉस्किटो करता है, एडीज मॉस्किटो। कौन सी डिजीज़, लाइक डेंगी एंड चिकनगुनिया। तो जो डेंगू और चिकनगुनिया रहता है वो भी इंडिया में काफ़ी पार्ट्स में हार्म करता है। तो ये डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाने वाला, ट्रांसमिट करने वाला एज ए वेक्टर कौन रोल प्ले करता है, एडीज मॉस्किटो रोल प्ले करता है। तो अगर हम एडीज मॉस्किटो का, इस फैक्टर का ब्रीडिंग स्पेस ही ख़त्म कर दें, सारा का सारा एलिमिनेट ही कर दें, अलग अलग मेजर्स यूज़ करके, अलग अलग तरीके यूज़ करके हम इनका नंबर ही ना इंक्रीज होने दें, तो डेंगू और चिकनगुनिया के जो वायरस हैं वो फैलने, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में जाने ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वाली तो वैसे वायरल डिजीज़ है, लेकिन इनको वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट करने में कौन रोल प्ले कर रहा है, वेक्टर, मॉस्किटो। तो अगर हम मॉस्किटो को ही ख़त्म कर देंगे तो ये डिजीज़ भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होंगी। तो ये अच्छे से याद रखना, डेंगू चिकनगुनिया इनको ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा मॉस्किटो यूज़ हो रहा है, एडीज मॉस्किटो। मलेरिया वाली में कौन सा मॉस्किटो एज ए वेक्टर रोल प्ले कर रहा था, एनाफिलीज मॉस्किटो। फिलेरियसिस विचेरिया वाले केस में कौन रोल प्ले कर रहा था, एलिफेंटिएसिस वाला केस, उसके अंदर क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो 3 अलग अलग मॉस्किटो के नाम याद रखने, और डेंगू चिकनगुनिया के अंदर एडीज मॉस्किटो है, ये सब है। तो ये सारे अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अलग अलग डिजीज से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट है,
तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये वाली डिजीज़ हैं जो कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर से फैल रही हैं, तो उनके लिए पर्सनल और पब्लिक लेवल की हाइजीन फूड से रिलेटेड वाटर से रिलेटेड इसेंशियल है। जैसे पर्सनल हाइजीन में क्या कि हम अपनी कीपिंग द बॉडी क्लीन, अपनी बॉडी क्लीन रखें, जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, फूड है, वेजिटेबल फ्रूट्स, वो सब कि साफ़ होने चाहिए, तभी हम उनको कंज्यूम करें, कॉन्टेमिनेटेड कंडीशन वालों को कंज्यूम ना करें। ये वाली कंडीशन आती हैं पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, जो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो एक इंडिविजुअल कर सकता है। उसके अलावा जो पब्लिक लेवल पे आता है वो क्या कि ओवरऑल जितना भी अपना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और जो भी एक्सक्रीटा है, वो सारे का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा होगा तो उस पर हाउस फ्लाई उन पे जा रही होंगी, और भी जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो उस पे जा रहे होंगे और डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का रोल प्ले कर जाते हैं। तो जैसे देखा था पीछे टाइफाइड वाले केस में हाउस फ्लाई एज ए मैकेनिकल कैरियर का काम करती है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से खाला देती है, उसको फूड वगैरह को कॉन्टेमिनेटेड कर देती है। तो जो प्रॉपर डिस्पोजल है वेस्ट का वो ज़्यादा इसेंशियल है, वो पब्लिक लेवल के ऊपर। दूसरा जो अपने वाटर रिजर्वोयर्स हैं, पोल हैं, सेसपोल हैं, टैंक्स हैं, उन सब की भी रेगुलरली विद टाइम डिसइंफेक्शन होना चाहिए, टाइमली, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो भी अपनी पब्लिक केटरिंग्स हैं, फूड से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनमें भी एक बेसिक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए हाइजीन की, कि उसमें इतना हाइजीन लेवल अटेन होना चाहिए, वो भी पब्लिक लेवल पे इसेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली ज़्यादा इसेंशियल ज़रूरी हो जाती हैं कौन सी डिजीज़ को स्प्रेड को रोकने के लिए, जो भी फूड एंड वाटर से फैलती हैं, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर से फैलती हैं। तो उनमें कौन से एग्जांपल आपको याद रखने हैं? टाइफाइड, ये भी ऐसे फैल रही थी, अमोइबिएसिस एंड एस्केरिएसिस, तो ये सारी ऐसे फैल रही थी, जिसमें टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज थी, साल्मोनेला टाइफी। अमोइबिएसिस एंटामीबा हिस्टोलिका एक प्रोटोजोआ था, वो फैला रहा था। एस्केरिएसिस एक हेलमिंथिस था, एस्केरिस, वो फैला रहे थे। तो इनके कॉजेटिव एजेंट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन ये सारों का जो सोर्स है, ट्रांसमिशन का सोर्स है, वो क्या है? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर। तो ये अच्छे से याद रखनी है अगर पेपर में आ रहा है कि जो भी वाटर एंड फूड कॉन्टेमिनेटेड डिजीज़ के स्प्रेड होने के क्या क्या, उनको स्प्रेड होने से रोकने के प्रिवेंटिव मेजर्स के क्या क्या तरीके हैं। तो उसमें दो चीज़ें बतानी है कि पर्सनल हाइजीन इंक्लूड करनी है और पब्लिक हाइजीन भी होनी चाहिए, सो दैट हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और उनमें क्या क्या पॉइंट हैं पर्सनल हाइजीन के अंदर और पब्लिक हाइजीन के अंदर, क्या क्या पॉइंट आते हैं। उसके बाद था कि एयरबोर्न डिजीज़ हैं, एयरबोर्न जो वाटर ड्रॉपलेट रिलीज हो जाएंगे एयर में, इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर स्नीज कर रहा है तो उसके स्नीजिंग से भी वाटर में एयर में ड्रॉपलेट रिलीज हो रहे हैं। उनको अगर कोई पर्सन है वो इनहेल कर रहा है तो वो उसके अंदर भी ट्रांसमिट हो रही हैं, पास ऑन हो रही हैं। तो उस केस में क्या इसेंशियल है, जैसे कि कौन सा केस है एयरबोर्न वालों का? निमोनिया। तो निमोनिया में एरोसोल ड्रॉपलेट रिलीज करता है इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसा ही केस है कॉमन कोल्ड का, उसमें भी ऐसे ही ट्रांसमिट करते हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या अवॉइड करना चाहिए? क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, उसकी यूज़ की हुई चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, और जो भी उनके बिलोंगिंग्स हैं उनके साथ भी कुछ टाइम के लिए क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। तो जिसमें निमोनिया थी वो तो कौन कोज कर रहा था? स्टेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया थे वो, और कॉमन कोल्ड कौन कर रहा था? राइनो वायरस था। तो ये वायरस वाली वायरल डिजीज़ थी, ये वाली बैक्टीरियल डिजीज़ थी, और दोनों एयरबोर्न डिजीज़ हैं क्योंकि इनके जो ड्रॉपलेट्स हैं एयर में रिलीज हो रहे हैं, और जो भी नॉर्मल पर्सन है वो उनको इनहेल करने लग रहा है। तो ये वाला केस था। उसके बाद तीसरा पढ़ा कि कौन सी डिजीज़? जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, जिनको कैरी करने में एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिजीज़ को ट्रांसमिट कराने में रोल प्ले कर देता है। तो ये वेक्टर हैं कैरियर डिजीज़ के, ये खुद कॉजेटिव एजेंट्स नहीं है। कि फीमेल एनाफ्लीज है मलेरिया के केस में, वो खुद डिजीज़ कोज नहीं करती। मलेरिया का केस में एनाफ्लीज क्या कर रहा है? डिजीज़ को कैरी कर रहा है। डिजीज़ कॉजेटिव एजेंट कौन है उस केस में? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम है, वो सब है। तो ऐसी डिजीज़ जैसे मलेरिया और फिलेरियसिस एलिफेंटिएसिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, तो उनके अंदर हम सब कॉजेटिव एजेंट को छोड़ के किसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं? वेक्टर को, जो एक पर्सन से दूसरे में फैला सकता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट मेजर क्या है? टू कंट्रोल और एलिमिनेट द
वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस, कि वो ब्रीड ही ना कर पाएँ, अपना नंबर ही ना इंक्रीज़ कर पाएंगे, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होने का चांस भी कम हो जाएगा। और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बाई अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया। जो भी अपने घरों के आसपास कोई सोर्स बन सकता है जहाँ पानी खड़ा हो सकता है, तो वो अवॉइड करना है, वो नहीं होने देना है। दूसरा, जो अपने रेगुलर हाउस होल्ड के कूलर्स हैं उनकी भी रेगुलर क्लीनिंग करनी है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ मॉस्किटो नेट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी पॉन्ड्स वगैरह के एरिया हैं जहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है मॉस्किटो का, तो वहाँ पे कौन सी फिशेज इंट्रोड्यूस कर सकें, जो लार्वा फीडिंग फिशेज होती हैं गैम्बूसिया, वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो भी उनको फीड करती है मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर। साथ साथ में जो भी पास में एरिया हैं ड्रेनेज वगैरह के, तो वहाँ पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रेड भी कर सकते हैं। और जो भी अपने घर में डोर्स विंडो हैं उन सबको वायरस मैश से प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट मॉस्किटो की एंट्री प्रिवेंट हो जाए। तो और ये सारे आजकल ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं जैसे डेंगू एंड चिकनगुनिया, वो इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में फैलने लग रही हैं। तो वैसे वो एडीज मॉस्किटो उनमें एज ए वेक्टर रोल प्ले करता है, तो उनको प्रिवेंट करने में हम ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बोला कि ये तो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो एडवांसमेंट हुई है आज के टाइम पे बायोलॉजिकल साइंस में, हैव आर्म्ड अस टू इफ़ेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्टिशिया डिजीज। तो अपनी जो मेडिकल साइंस है वो भी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हुई है इन डिजीज से रिलेटेड डील करने में, कि उसमें बहुत सारे जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं बहुत सी डिजीज़ के स्प्रेड को रोकने के लिए उनको, वो भी है। उसके अलावा बहुत सारी हमने एंटीबायोटिक्स डेवलप कर ली हैं जो भी डिजीज़ को रोक रही हैं। उनके अलावा आजकल बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, जिससे हम नई नई तरह की रिकम्बिनेंट्स वैक्सीन है, रिकम्बिनेंट मेडिसिन है, वो भी बनाने लग रहे हैं। वो भी बहुत सारी डिजीज़ के लिए काम में यूज होने लग रही हैं। तो जो एडवांसमेंट हुई है बायोलॉजिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में, हैव आर्म्ड अस टू इफ़ेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्टिशियस डिजीज। तो आज हम इतने एबल हो गए हैं कि बहुत सारी इन्फेक्टिशियस डिजीज से लड़ पा रहे हैं, उनसे प्रिवेंट कर पा रहे हैं। जिसमें साथ साथ द यूज ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जितने चलते हैं, हैव अनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेट ए डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। तो वैक्सीन्स का और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन मतलब जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करना, इंक्रीज़ करने वाली जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनसे जो यूज किया, तो हम जो एक डेडली डिजीज़ थी स्मॉल पॉक्स, उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर पाए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और दूसरी भी जो डिजीज़ हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्टिशियस डिजीज़ लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस हैव बीन कंट्रोल टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन्स। तो इन सारी डिजीज़ पे भी जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बट आज के टाइम पे इन सब पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है, तो वो भी इन्हीं वैक्सीन्स की हेल्प से, जो भी मेडिकल साइंस ने डेवलप की हैं उनकी हेल्प से। साथ में अब जो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड ग्रो हो रहा है, वो भी काफ़ी यूजफुल वैक्सीन्स डेवलप करने लग रहा है विद टाइम। तो बायोटेक्नोलॉजी इट एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स। तो धीरे धीरे जैसे अपनी बायोटेक इंक्रीज हो रही है, वो नई नई वैक्सीन्स बना रही है और ज़्यादा सेफ़ वैक्सीन्स बना रही है कि पहले के कंपेयर में, कि ऐसी वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश रहती है जो कम से कम साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे अपनी बॉडी में और मैक्सिमम रिजल्ट दे रही हो, डिजीज़ को प्रिवेंट कर रही हो। तो ऐसा रिसर्च उस पर कंटिन्यूस चलने लग रहा है। साथ साथ में जो डिस्कवरी है एंटीबायोटिक्स की और जो भी अदर ड्रग्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, हैज़ आल्सो अनेबल अस टू इफ़ेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्टिशियस डिजीज़। तो जितनी भी अपनी एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं या और भी जो भी मेडिसिन्स हैं अवेलेबल हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए, वो भी एक तरीका है हमारे पास इन डिजीज़ से डील करने के लिए। तो ये थोड़ा किसके बारे में बता रहा है कि ओवरऑल हमने क्या एडवांसमेंट अचीव की है और इन डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करने में अपनी जो साइंस है मेडिकल साइंस, उसकी हेल्प से ये कर पा रहे हैं हम। तो उसमें एक तरीका बताया कि वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चलते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं, उनकी हेल्प से हमने स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया। और भी डिफरेंट वैक्सीन्स बना के पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, इनको भी काफ़ी प्रिवेंट कर दिया है और इसमें पोलियो तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। और इसके अलावा जो अपनी आज के बायोटेक का फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी का, वो और ज़्यादा नई नई तरह की वैक्सीन्स डेवलप कर रहा है
जो ज़्यादा सेफ़ हैं पहले वालों के कंपेयर में, लेस साइड इफ़ेक्ट शो करेंगी, ऐसी बनाने की कोशिश हो रही है। उनके अलावा डिफरेंट मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, जो भी इन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इफ़ेक्टिवली यूज हो रही हैं।